सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले हैं FY बीकॉम सेमेस्टर 1 का जो हमारा बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग चालू करने वाले। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये हम न्यू सिलेबस के तहत चालू कर रहे हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसके हिसाब से जो न्यू सिलेबस है आपका FY बीकॉम का, उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो ये जो बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है उसका हम लोग आज से चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 लेंगे, मॉड्यूल 1 का, जिसके अंदर मेनली हम इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग की चीज़ें रहेंगी वो देखेंगे, एंड देन आगे लेक्चर्स होंगे तो बाकी चीज़ें भी क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारे फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये जो आपका जो सब्जेक्ट है बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स, ये जो मतलब सब्जेक्ट है इसके अंदर टोटल कितने मॉड्यूल्स है। टोटल इसके अंदर 2 मॉड्यूल्स है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक टूल्स एंड दूसरा है ग्राफ्स एंड टेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हम लोग मॉड्यूल 1 है उसको चालू करेंगे। तो मॉड्यूल 1 के अंदर जो है टोटल 5 चैप्टर्स है, मॉड्यूल 2 के अंदर जो है वो लगभग 4 चैप्टर्स है। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 के अंदर टोटल अपने 5 चैप्टर से, पहला है वेरिएबल्स, उसके बाद सेटेरिस पेरिबस, फंक्शंस, इक्वेशंस, आइडेंटिटीज। ठीक है, तो काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर से, ज़्यादा मतलब एकदम क्लियरली अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ओके, तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वेरिएबल्स, उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो वेरिएबल चैप्टर है इसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि वेरिएबल होते क्या है, वेरिएबल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, वेरिएबल का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर, और बाकी की चीज़ें। ठीक है, इनके क्या इंपॉर्टेंस है, वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उनसे हमें पता चलती है, और इकोनॉमिक्स में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया वेरिएबल्स के बारे में कि आखिर वेरिएबल क्या होते हैं, क्यों हमें वेरिएबल्स जो है इकोनॉमिक्स में काम आते हैं। ठीक है, देखो बोला गया है कि इन इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स प्ले अ क्रूशियल और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस इकोनॉमिक फेनोमेनस के लिए। कि अगर हम चाहते हैं कि किसी इकोनॉमिक बिहेवियर को समझने के लिए, तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स का पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मान लो आप मार्केट में देखते हो, आपने 12th में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पर आपने देखा होगा डिमांड एंड सप्लाई देखा होगा। तो अगर आप चाहते हो जानना कि आखिर मार्केट में कितनी डिमांड होगी, तो उस हिसाब से आपको दूसरे जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि सप्लाई हो गया या फिर प्राइस लेवल हो गया, कि अगर मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आपको प्रिडिक्शन हो जाएगा कि हाँ, उस अगर प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है पहले से, तो अभी हो सकती है डिमांड जो रहेगी वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इकोनॉमिक फेनोमेना यानी कि इकोनॉमिक बिहेवियर्स को जो है हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं इन वेरिएबल्स की मदद से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर ये वेरिएबल्स। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंस फॉर पॉलिसी मेकर, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट में रहते हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जो है इस अलग अलग टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको समझे, एंड उनकी जो इम्पोर्टेंस है कि मतलब उनकी उनकी वो मतलब क्या इम्पोर्टेंस है अपने इकोनॉमिक के अंदर। एंड हम जो चाहते हैं कि मतलब हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है पर्टिकुलरली जैसे डिमांड बढ़ जाए या फिर हमारी जीडीपी बढ़ जाए, तो वो किस तरीके से बन सकती है, कौन से वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करके अपने मतलब जो भी मनचाहा जो इकोनॉमिक आउटकम है वो ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल में चल रही, क्राइसिस में चल रही, तो हम उसको किस तरीके से ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स है जिनको कंट्रोल करके जो पॉलिसी मेकर्स है वो इकोनॉमिक आउटकम जो है जो वो चाहते हैं वो लेके आ सकते हैं। तो उनको समझने के लिए उनको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब वेरिएबल एक दो टाइप्स के नहीं होते, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग नेचर्स के वेरिएबल्स होते हैं, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे थ्रू इट्स ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर रिजर्व बैंक की बात की जा रही है कि जो अपना आरबीआई जो है वो अपने ऑपरेशंस की मदद से, मतलब वो जो अपना अलग अलग काम करता है उसकी मदद से वो काफ़ी सारे जो वेरिएबल्स होते हैं, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वेरिएबल्स जो रहते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, ये भी एक वेरिएबल। देखो पहले मैं आपको वेरिएबल का एक शॉर्ट मतलब बताता हूँ कि वेरिएबल होता है क्या। देखो नॉर्मली जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, 10वीं 11वीं में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि वेरिएबल का मतलब होता है, और देखो वेरिएबल और कांस्टेंट आपने सुना होगा कि वेरिएबल का मतलब होता है कि एक ऐसा कोई भी मतलब आइटम जो कि चेंज होता रहता है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर मान लो कोई कार है जो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वही स्पीड से चले, वो आगे पीछे हो सकती है उसकी स्पीड। अभी हो सकता है 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो कभी 40 किलोमीटर की स्पीड से भी चल सकती है। ठीक है, उसका ये जो स्पीड है ये कोई फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। वहीं पे लाइट की स्पीड रहती है तो वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो कांस्टेंट मतलब क्या कि जिसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है। जैसे लाइट की स्पीड फिक्स है, वो कहीं पर भी एक ही स्पीड से चलती है, बट गाड़ी जो है वो फिक्स नहीं है, वो कभी 80 के ऊपर चलेगी तो कभी 40 पे चलेगी। ठीक है, तो पहली बात यह है कि वेरिएबल एक ऐसा मतलब आइटम है, कोई भी चीज़ है जिसकी जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती रहती है। और दूसरी चीज़ ये इकोनॉमिक्स के अंदर वेरिएबल का मतलब ये होता है
पहली चीज़ तो है कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और दूसरी चीज़ ये कि वो जो वेरिएबल है वो जिस भी चीज़ का इंटरेस्ट है, मतलब क्या, जैसे डिमांड एंड सप्लाई को अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि अगर जितनी डिमांड होगी उतनी हम सप्लाई भी बढ़ जाएगी, आपको पता होगा इतना। तो अगर हम देखें तो ये जो डिमांड है ये इस वजह से, मतलब बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आइटम है जिसका इंटरेस्ट चेंज हो जा रहा है, मतलब क्या कि ये जो आइटम है, ये जो डिमांड है, इसके चेंज हो जाने की वजह से ये दूसरा जो इसका इंटरेस्ट है, मतलब जो इससे रिलेटेड जो दूसरी चीज़ है उसके अंदर भी चेंज अगर आ जाता है, यानी कि ये दूसरे चीज़ को इन्फ्लुएंस कर देता है, तो उसे वेरिएबल कहा जाता है। मतलब सिंपल सेंटेंस में कहे तो ये मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा आइटम जिसके चेंज होने से उसका जो इंटरेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है, उसके अंदर भी कोई इकोनॉमिक बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, तो ऐसे जो आइटम्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जैसे अब इंटरेस्ट रेट हो गया, तो इंटरेस्ट रेट भी एक वेरिएबल है। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हम लोन ले सकते हैं, अगर लोन नहीं लेंगे तो जो कंपनी लेगी वो ज़्यादा पैसा नहीं रहेगी, तो ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट फिर ज़्यादा नहीं रहेगा, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर देखोगे तो ये भी एक वेरिएबल है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर रहा है, या फिर और अदर फैक्टर्स को भी मतलब चेंजेस उसके अंदर ला रहा है, ठीक है। ऐसे ही स्टॉक प्राइजेस हो गया कि स्टॉक के जो प्राइसेस होते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो उनके भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। हाउसिंग प्राइजेस, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सारी चीज़ें जो रहती है अपना आरबीआई जो रहता है वो कंट्रोल करता है, ताकि जो है वो जो भी इकोनॉमिक आउटकम लाना चाहता है, जैसे अगर मान लो आरबीआई जो है वो चाहता है कि अपना जो रुपीज़ का जो प्राइस है उसको स्टेबल करके रखे और ज़्यादा कम ना कर दे, जैसे अभी 80 रुपये के ऊपर चला गया है, अगर मान लो हम आरबीआई चाहता है कि वो 100 तक ना पहुँचे, तो वो फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करके रखेगा कि हाँ भाई हमारे पास फॉरेन रिजर्व अच्छे से जमा रहे, ताकि हमारी जो रुपीज़ की जो वैल्यू है वो ज़्यादा कम ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं जो कि अपना जो आरबीआई है जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया, तो दिस फाइनेंशियल वेरिएबल्स अफेक्ट स्पेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली इन हाउसिंग, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे ये जो फाइनेंशियल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट का बोला गया है, मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट का बोला गया है। तो ऐसे टाइम पर वो जो है वो अलग अलग चीज़ों को अफेक्ट करता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के बाद अगर मान लो किसी अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो लोग हो सकता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें बैंक के अंदर, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि लोग जो है लोन कम लेके वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के ऊपर बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर लोगों के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर भी ऐसे अलग अलग चीज़ों के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक के अंदर जो इकोनॉमिक बिहेवियर है वो चेंजेस हो जाएंगे। तो मतलब एक वेरिएबल की वजह से अलग अलग चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि रिसर्चर जो रहते हैं ऑफ्टन एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, की दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको एग्जामिन करते हैं रिसर्चर्स। ये रिसर्चर्स कौन है, तो ये इकोनॉमिस्ट लोग होते हैं। तो अ वेरिएबल इज समथिंग हुज वैल्यू कैन चेंज, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग देखें बाय कॉन्ट्रास्ट अ कांस्टेंट इज समथिंग जिसकी वैल्यू जो रहती है वो चेंज नहीं होती है, डज नॉट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे कार है वो ट्रैवल करती है तो उसके जो ट्रैवलिंग का जो स्पीड है वो चेंज हो सकता है, लेकिन वहीं पर अगर एक मिनट के अंदर जो सेकंड्स, मतलब एक घंटे के अंदर जो मिनट्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती, हमेशा एक घंटे के अंदर जो है वो 60 मिनट ही होते हैं, ठीक है, मतलब 60 मिनट ही होते हैं, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होते, वो कांस्टेंट है, हमेशा कहीं पे भी जाओ उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पर वेरिएबल्स का भी हल्का फुल्का बताया गया है, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है इसलिए। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एनालिसिस रिलाई हैवीली ऑन मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स का मतलब क्या होता है, तो देखो मॉडल्स का मतलब होता है कि जो कोई भी एक इकोनॉमिक सिचुएशन होती है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का, कि मान लो कोई किसी कंपनी ने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई, ठीक है। यानी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ गया, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया और डिमांड कम हो गई, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जो है उसकी डिमांड कम हो गई है, तो अब ये जो प्रोडक्ट की डिमांड और जो सप्लाई है उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसको हम दिखाने के लिए अगर जैसा ग्राफ बना दिए, तो ये जो हमने प्रेजेंटेशन किया इस इकोनॉमिक सिचुएशन को, तो इसी को हम मॉडल बोल देते हैं, ठीक है। तो मॉडल का मतलब कुछ और नहीं होता, डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल सिचुएशन जो होती है इकोनॉमी के अंदर, तो उसी को बोल देते हैं मॉडल, ठीक है। जैसे ग्राफ के अंदर हम बना देते हैं, या फिर जो फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें हम इकोनॉमिक सिचुएशन को दिखाते हैं कि अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड को बढ़ाएंगे तो सप्लाई जो रहेगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो मॉडल्स आर यूज टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो अगर हम मॉडल्स को देखेंगे तो हमको फिर प्रिडिक्शन आ जाएगी, अगर मान लो मतलब हमको पता चल जाएगा कि अगर फ्यूचर में प्राइस को बढ़ा देते हैं तो हमारी डिमांड चलेगी वो कम हो जाएगी, और ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हो इन
मॉडल्स की मदद से, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। तो मोस्ट इकोनॉमिक मॉडल्स जो रहते हैं वो डिस्क्राइब क्या करते हैं, उसके अंदर मेन चीज़ हर जगह आपने देखा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। तो ये देखो मेनली इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक अपना जैसे प्राइस हो गया और दूसरा डिमांड हो गया, एंड बाकी जितने भी और वेरिएबल्स हो गए उनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। जैसे आपने अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी पढ़ी होगी या फिर अलग अलग जो थ्योरी रहती है उसमें यही रहता है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। कि दो वेरिएबल से तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करेगा, जैसे प्राइस जो है वो डिमांड को अफेक्ट करेगा, और बाकी के जितने भी अदर वेरिएबल्स है उनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो ये नॉर्मली हर इकोनॉमिक मॉडल्स के अंदर ऐसा ही होता है। तो फॉर एग्जांपल है ना, इकोनॉमिक मॉडल माइट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ बार ऑफ अ चॉकलेट एंड द नंबर ऑफ बार ऑफ अ चॉकलेट दैट कंज्यूमर विल बाय, ठीक है। वही की प्राइस अगर बढ़ेगी तो मतलब कितनी डिमांड होगी, तो वो एक इकोनॉमिक मॉडल में दिखाया जा सकता है। अज्यूमिंग दैट द एवरीथिंग एल्स इफेक्टिंग कंज्यूमर परचेस ऑफ चॉकलेट बार स्टे कांस्टेंट, मतलब बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स है जैसे कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कि अगर मान लो कोई आदमी है जिसको चॉकलेट नहीं पसंद है तो उसकी जो प्रेफरेंस है या फिर बाकी चीज़ें जो है उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मॉडल कैन बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली और वर्बली, बट इलिस्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप इन अ ग्राफ मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसको हम अलग तरीके से, ये जितने भी मॉडल्स होते हैं इनको हम मैथमेटिकली भी दिखा सकते हैं फॉर्मूलाज की मदद से, या फिर वर्बली मतलब बोल कर भी बता सकते हैं। एंड बेस्ट तरीका होता है इसे ग्राफ में दिखा देना, ठीक है। तो अ ग्राफ इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू इकोनॉमिक क्वांटिटीज और वेरिएबल, वही चीज़ की दो इकोनॉमिक मतलब दो जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी रिलेशनशिप दिखाता है कि एक के चेंज होने की वजह से दूसरे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट इकोनॉमिक मतलब इन मोस्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप वेरिएबल्स जो रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मान लो उसके अंदर थोड़े से चेंज भी आ सकते हैं और या फिर बहुत ज़्यादा भी चेंजेस आ सकते हैं। मान लो एक वेरिएबल में हल्का सा चेंज आया तो हो सकता है दूसरे वेरिएबल में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, या फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया और इसमें थोड़े से ही चेंजेस आए। तो कोई मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत या फिर बहुत ज़्यादा भी चेंजेस आ सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन है। उसके बाद देखो अब मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है। अब मतलब मीनिंग्स क्या है कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स आखिर होते क्या, अब इसका मेन डेफिनेशन देख लेते हैं। वहाँ पर तो इंट्रोडक्शन था। मेनली इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो देखो बोला गया है कि अब वेरिएबल इज एन आइटम, ठीक है। एक वेरिएबल जो है कोई भी चीज़ है, कोई भी एक आइटम है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट है कि मतलब एक दूसरे चीज़ का जो है उसका उसके अंदर कनेक्शन है, ठीक है। एक आइटम है जो दूसरी चीज़ का इंटरेस्ट है, मतलब बेसिकली उससे कुछ कनेक्शन है, आप इतना अभी समझ के रखो। दैट कैन बी डिफाइंड एंड मेजरेड, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा आइटम जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, मतलब गिनती गिन सकते हैं कि हाँ इसकी अभी ये जो आइटम है अभी इतना 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 है। जैसे प्राइस है तो अभी इतना है, अभी प्राइस जो है 10 रुपये है, फिर बाद में 20 रुपये हो गया, 30 रुपये हो गया, तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नई चीज़ होनी चाहिए जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आइटम मैग्नीट्यूड, कोई भी आइटम जो कि जो है मेज़र किया जा सकता है उसको वेरिएबल बोलेंगे, जो कि दूसरी चीज़ का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अभी आगे पढ़ोगे तो समझ आएगा। इट टेक ऑन डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टाइम, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे जो है ये अलग अलग वैल्यू ले लेता है, मतलब वही चेंजेस आते रहते हैं। वेरिएबल है आपको पता है ये चेंज होते रहता है टाइम टाइम। A variable is a quantity that can be taken on or more than one variable. Example include a number of year of education a person has, the price of a kilo of wheat or a household income, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो वेरिएबल्स है जो कि चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एक हाउस होल्ड में इनकम जो है आज बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कल बहुत कम भी हो सकती है। जैसे प्राइस ऑफ व्हीट है, ठीक है, गेहूँ जो रहता है अपना, उसकी जो कीमत है आज मान लो 25 रुपये किलो है, कल 40 रुपये किलो भी हो सकती है। वो एक फिक्स नहीं रहता है, वो हमेशा थोड़ी एक ही रहता है। वो आगे पीछे हमेशा डिमांड के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहता है, जितना उसकी कम सप्लाई होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो एक वेरिएबल हो गया वो प्राइस ऑफ फीड, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर वेरिएबल का मतलब यही होता है कि एक मेजरेबल कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी एक आइटम है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करता है, यानी क्या, दूसरे किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को वो इन्फ्लुएंस करता है और उसके अंदर इकोनॉमिक बिहेवियर में चेंजेस ला देता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जब जो इकोनॉमिक बिहेवियर में या फिर उसके आउटकम में और उसकी कंडीशन में अगर वो चेंजेस ला देता है, वो जो वेरिएबल मतलब वो जो आइटम है, तो उसको हम वेरिएबल बोल देते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से वो दूसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर देता है और उसके आउटकम बिहेवियर या फिर कंडीशन में चेंजेस आ जाते थे, तो उसी को वेरिएबल बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वेरिएबल की कुछ माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं
उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे प्राइस ऑफ गुड्स की प्राइस जो रहता है वो भी एक वेरिएबल है। क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर मान लो अगर मार्केट के अंदर जैसे अभी आपने देखा होगा टमाटर बहुत महंगा हो गया था, तो क्योंकि वहाँ पर सप्लाई कम हो गई थी तो इसलिए उसकी प्राइस बढ़ गई। तो सप्लाई जो है ये एक वेरिएबल है जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया डिमांड मतलब प्राइस को। तो ये भी मतलब एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो डिमांड वैसे ही डिमांड भी अगर मान लो बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई कम है और ऐसे टाइम पर तब प्राइस उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हो गए, ये मतलब डिमांड भी एक वेरिएबल है, सप्लाई भी वेरिएबल है, प्राइस भी वेरिएबल है। हावर्स ऑफ वर्क एंड वेजेस इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि कितना घंटा किसी को काम करने को दिया जा रहा है। मान लो किसी कंपनी के अंदर आप सिर्फ 2 घंटा काम कर रहे हो तो आपको ये नहीं बोला जाएगा आप एम्प्लॉयड पर्सन हो, ठीक है। कि वहाँ पर आप एक क्राइटेरिया रहता है कि एक एम्प्लॉयड पर्सन को कब बोला जाएगा वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब आपको 2 घंटा काम करके बोल दिया जा रहा है जाओ भाई घर पे जाओ, आपको महीने का 2,000 रुपये दे दिया जा रहा है, तो उसको एम्प्लॉयड नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो वो जो हावर ऑफ वर्क और वेजेस जो है अगर मान लो आपको बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं तो वो भी आप बोलोगे कि आप अंडर अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ जाओगे, एम्प्लॉयड में नहीं गिनाओगे, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद मतलब ये भी एक वेरिएबल है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट है, ये भी आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है ये भी एक वेरिएबल है कि इसके वजह से भी बहुत सारी चीज़ों में अफेक्ट पड़ता है। जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गया, कि कितना आदमी सेविंग करेगा। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा सेविंग करेंगे, और अगर कम रहेगा, बहुत ज़्यादा कम रहेगा, तो लोग क्यों करेंगे, बोलेंगे भाई बैंक में डाल के मतलब क्या जब दे ही नहीं रहे कुछ, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो ये भी एक वेरिएबल है। उसके बाद दूसरा है एक्सचेंज रेट जो रहता है अपना। एक्सचेंज रेट मतलब जैसे कि अगर जैसे रहता है ना अपना कि $1 के बदले में आपको कितना रुपया मिलता है, $1 के बदले में हमको मिलता है 80। अभी 83 चल रहा है कि 82 चल रहा है, तो $1 के बदले में इतना 80 रुपया मिलता है, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये भी डिटरमाइन करता है कि आपका एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट कितना रहेगा। अगर मान लो बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट हाई है तो इम्पोर्ट थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो भी डिटरमाइन करेगा। ये भी एक फैक्टर, ये भी एक वेरिएबल है। फिर एकड़ ऑफ लैंड, मान लो अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, आपको खेती बाड़ी करनी है और आप चाहते हो कि आपके देश की जो खेती बाड़ी है, मतलब जो एग्रीकल्चर जो आउटपुट है कि कितना खर्च मतलब कृषि से चीज़ें निकल रही है, तो ऐसे टाइम पर वो किसके ऊपर डिटरमाइन करता है कि लोगों के पास कितना लैंड है। अगर ज़्यादा लोगों के पास लैंड रहेगा तो ज़्यादा आउटपुट निकलेगा, और अगर ज़्यादा कम छोटा लैंड रहेगा तो कम आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लैंड उतना ज़्यादा आउटपुट। तो एकर्स ऑफ लैंड ये भी एक मतलब वेरिएबल है। इनकम इन रुपीज़ इन्फ्लुएंस कंजप्शन, तो इनकम जो है वो भी वेरिएबल है जो कि कंजप्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर करता है कि जितने ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा लोग खर्चा करेंगे, उतनी सेविंग भी ज़्यादा करेंगे, उतना इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे। और जीडीपी है, ये भी एक वेरिएबल है क्योंकि देखो जीडीपी के हिसाब से जो गवर्नमेंट रहती है वो सारी बाकी की चीज़ें जो रहती है वो करती है। मतलब अगर मान लो आपकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है तो अभी आप बाकी की चीज़ें करोगे ना, मतलब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी उसी हिसाब से। अब आप खुद ही कम रहे हो, जैसे पाकिस्तान है तो उसकी जीडीपी बहुत कम हो गई, तो अब वो बाकी चीज़ों पर थोड़ी करेगा कि हाँ अभी जाता हूँ मैं लोगों को ये सारी चीज़ें दूँ, ये सारा वेलफेयर करूँ, वो सारी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी एक वेरिएबल है क्योंकि अगर देखो जीडीपी ज़्यादा रहेगी तो गवर्नमेंट जो रहेगी वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, फिर इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड भी करेंगे। तो मतलब इस तरीके से कह सकते हो जीडीपी भी, ये भी एक वेरिएबल है। इन्फ्लेशन रेट जो रहता है ये भी एक वेरिएबल है क्योंकि इन्फ्लेशन जो रहता है अगर बढ़ जाएगा तो लोग जो रहेंगे, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा अगर हो जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे। तो ये भी एक वेरिएबल है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पोर्शन ऑफ द लेबर फोर्स विदाउट जॉब, ठीक है, मतलब कि मतलब लोग जो है जिनको काम धंधा मतलब काम नहीं मिल रहा है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो ये भी एक वेरिएबल है। पॉलिसी वेरिएबल्स विच आर अंडर गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है वो भी एक वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो गवर्नमेंट एक नया एक नियम जैसे जीएसटी था, ठीक है, तो जीएसटी की वजह से काफ़ी सारी जो मतलब गवर्नमेंट मतलब काफ़ी सारी जो बिजनेसेस थे, मतलब उनको घाटा हो गया कि हाँ भाई अब टैक्स देना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा और मतलब ज़्यादा चीज़ें लगेगी। तो ये जो पॉलिसीज़ जो रहती है गवर्नमेंट बनाती है ये भी एक वेरिएबल है। अगर मान लो किसी देश के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है तो कोई बाहर का देश की जो कंपनी है वो क्यों आएगी हमारे देश के अंदर, बोलेगी भाई बहुत टैक्स लगता है इधर मत कंपनी खोलो, ठीक है, दूसरे देश में खोलो, इधर आकर बस सामान बेच देंगे, इधर कंपनी नहीं खोलेंगे। तो अगर यहाँ पर मान लो गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बनाएगी तो लोग वहाँ बाहर की कंपनी भी यहाँ पर आएगी, अपनी कंपनी खोलेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये भी एक वेरिएबल है जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ सकता है। तो पॉलिसी वेरिएबल्स जो रहते हैं मतलब जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है वो भी वेरिएबल्स है। नॉर्मली दो ही पॉलिसीज़ को यहाँ पर बात की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ एंड फिजिकल पॉलिटी। मॉनेटरी पॉलिसीज़ में वही इंटरेस्ट रेट वो सारी चीज़ें, और फिजिकल पॉलिसी में जो टैक्सेशन से रिलेटेड होती है वो सारी चीज़ें, ठीक है।
उसके बाद लास्ट में अपना है एडवांस इन टेक्नोलॉजी कैन ओपन अप अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसेस। ठीक है, अगर मान लो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो अगर डेवलप होते जा रही है तो उसकी वजह से भी जो है अलग अलग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, मतलब एक नई नई फील्ड्स भी बन सकती है। जैसे अभी आपने देखा होगा पहले के टाइम पे जो है ये AI वाई नहीं था, तो उस टाइम पर मतलब डाटा साइंस वो सारी चीज़ों के ऊपर वो उतनी फील्ड जो थी वो डेवलप नहीं थी। बट अभी देखोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, लोग वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपको डिग्री मिल जाती है या फिर ना आपको एजुकेशन मिल जाता है तो वहाँ पर अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी जितनी जितनी डेवलप होती जाएगी उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है। तो ये भी एक मतलब टेक्नोलॉजी जो है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये भी जो है एक वेरिएबल है कि इसकी वजह से भी जो है बाकी चीज़ों के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। बाकी जो वेरिएबल्स होंगे, डिमांड सप्लाई, उन सारी चीज़ों और भी जितने फैक्टर्स हैं मतलब वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया जैसे एग्जांपल दिया है रेल रोड, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट होगा तो उसकी वजह से और भी जो बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो ये सारे कुछ इकोनॉमिक्स के जो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स थे। मे बी आपको ये समझ आ गए होंगे। यहाँ पर आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा हम लोग बाकी की चीज़ें लेंगे जिसके अंदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है वो लेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो वो कल आ जाएगा, तो उसके देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो लोग भी जो है इस वीडियो को देख सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। एंड अगर आपको ये लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर ले सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।